हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। और हम लोगों ने देखा था कि जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई थी गोल्ड फाइल पे, तो उसके क्या ऑब्जर्वेशन मिले और उन ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है, इन चीजों के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया था। रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उससे जो ऑब्जर्वेशंस मिले, उन ऑब्जर्वेशंस के कंक्लूजन्स को देख करके रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। और ये एटॉमिक मॉडल जो था वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस्ड ऑन था। यानी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स मिले थे, उन रिजल्ट्स के आधार पे रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। तो क्या था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को हम लोग न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल is also known as nuclear model of atom. Nuclear model of atom. रदरफोर्ड ने इस न्यूक्लियर मॉडल में क्या क्या चीजें बताई थी, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि किसी भी एटम के सेंटर में स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज रीजन पाया जाता है और इस स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज रीजन को न्यूक्लियस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण इसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में, सर्कुलर पथ पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? सर्कुलर पथ पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ऐसा रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल जो था वो कई सारे पोस्टुलेट्स में दिया, जिसमें सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था कि मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम is concentrated in a very small region called nucleus. सबसे पहली चीज क्या बताई इन्होंने कि most of the mass and charge of most of the mass and charge of an atom is concentrated in a small region, और इस स्मॉल रीजन को क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। किसी भी एटम का जो अधिकांश मास होता है और उसका जितना भी चार्ज होता है, वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक स्मॉल रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और इस स्मॉल रीजन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये स्मॉल रीजन इतना स्मॉल होता है कि एटम के एटॉमिक रेडियस से भी बहुत कम होता है। किसी भी एटम के एटॉमिक रेडियस से बहुत ज्यादा कम होता है ये स्मॉल रीजन, जहां पे किसी भी एटम का मास और उसके चार्ज जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। तो अब जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉनों की वजह से। तो द पॉजिटिव चार्ज on a nucleus is due to the presence of
प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे, ये प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन पाए जाते हैं, और हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो चूंकि प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस में ये पाए जाते हैं, इसलिए न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब ध्यान रखने की बात क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ discharge is different in different atoms. डिफरेंट एटम्स के अंदर जो है वो इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिफरेंट होता है। यानी भिन्न भिन्न एटम्स के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो कैसी होगी? भिन्न भिन्न होगी। तो चूंकि भिन्न भिन्न एटम्स के अंदर प्रोटॉनों की संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होती है, इसलिए उनके न्यूक्लियस के अंदर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो भी कैसा होता है? डिफरेंट होता है। अगली चीज कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा सराउंडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा घिरे हुए होते हैं, which are revolving around it, which are revolving around it with a very high speed. वेरी हाई स्पीड। क्या चीज देखा गया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत हाई स्पीड से जो है वो घूमते हुए रहते हैं। अब देखने की बात यह है कि क्या इन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अंदर और इन इलेक्ट्रॉनों के अंदर जो चार्जेस होते हैं, इन चार्जेस के कारण क्या इनके बीच में कोई फोर्स लगेगा? डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जबकि प्रोटॉन्स जो हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो है वो एक फोर्स लगता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? तो अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि दोनों जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अपोजिटली चार्ज हैं। तो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे वो कैसे नेचर के होंगे? अट्रैक्टिव होंगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction, the electrostatic force of attraction between electrons and the nucleus is balanced by जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में ये बैलेंस होते हैं किसके द्वारा? by centrifugal force, centrifugal force के द्वारा acting on the revolving electron। और यही वो फोर्स होते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के रेंज से बाहर नहीं जा पाता है, ऐसा रदरफोर्ड का कहना था। अगली चीज क्या थी कि टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज on nucleus।
किसी भी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनके इलेक्ट्रॉनों के सभी चार्जेस जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होगा। और यही रीजन है कि जो एटम होता है वो नेचर में कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। एटम जो होगा वो इलेक्ट्रिकली कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और लास्ट थिंग कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। Most of the space inside the atom is empty. एटम के अंदर अधिकांश जो स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है, वो खाली स्थान होता है, वहां पे कोई भी अन्य पार्टिकल्स या कोई भी अन्य चीज नहीं पाई जाती है। तो ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जिसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। क्या चीज था कि मोस्ट ऑफ द मास एंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज concentrated in a small region called nucleus. The positive charge on a nucleus is due to the presence of proton in nucleus and magnitude of this charge is different in different atoms. भिन्न-भिन्न एटम में जो इन चार्ज के मैग्नीट्यूड होते हैं वो भिन्न-भिन्न होते हैं। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा सराउंडेड होता है, which are revolving around it. जो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है with a very high speed. तो electrostatic force of attraction between electron and nucleus is balanced by centrifugal force acting on the revolving electron. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा बैलेंस किया जाता है, जो कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पर लग रहे होते हैं। दूसरी चीज कि जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, वो टोटल नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो न्यूक्लियस के टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है, जिसकी वजह से कोई भी एटम जो है वो न्यूट्रल रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और अधिकांश स्पेस जो एटम के अंदर है वो एम्प्टी है, ऐसा रदरफोर्ड का कहना था। और यही रदरफोर्ड का क्या था, यही रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। लेकिन रदरफोर्ड के इस एटॉमिक मॉडल में बहुत सारी कमियां थी, और जिन कमियों के कारण रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो फेल हो गया। तो जो शॉर्ट कमिंग्स थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर, वो किस चीज के आधार पर थी? तो उस समय ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ फिजिक्स है, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी सर्कुलर पथ पर मूव करता है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पथ पर एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो वो अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट करता है। तो अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो मोशन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी वो घटेगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटेगी तो प्रोटॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस के नजदीक आते चले जाएंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉनों का पथ है ये पथ सर्कुलर ना होकर के बल्कि स्पाइरल पथ हो जाता है, और उस स्पाइरल पथ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्टेड होते हुए धीरे धीरे करके वो न्यूक्लियस के नजदीक आता जाएगा, और एक दिन न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, गिर जाएगा और एटम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जब ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो प्रॉपर नहीं था। रदरफोर्ड इसके बारे में कोई भी आर्गुमेंट नहीं दे पाए कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ फिजिक्स जो है वो इस सर्कुलर मोशन पर, जिस पर कि एक चार्ज पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पथ पर, क्या इस पर ये एप्लीकेबल है? क्या चार्ज पार्टिकल्स जब एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन करेगा तो क्या वो एनर्जी रेडिएट करता है? क्या उसकी ऊर्जाएं जो हैं वो कम होंगी? क्या न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस में जो न्यूक्लियर का अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं होगा? क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ आएंगे? अगर आएंगे यानी इनका पथ सर्कुलर ना होकर स्पाइरल होगा, तो क्यों होगा ऐसा? और अगर एटम जो है वो कोलैप्स हो जाता है ड्यू टू द फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू न्यूक्लियस, तो ऐसा अगर हो गया तब तो फिर सभी चीजों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम। और अगर एटम ही नहीं रहा तो फिर कोई भी चीज सरवाइव नहीं होगी। तो ऐसा होता नहीं है, सारी चीजें हमको इस यूनिवर्स में मिल रही हैं
तो फिर इन चीजों के बारे में रदरफोर्ड के क्या विचार थे? तो रदरफोर्ड इन चीजों के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी थी कि रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डिसाइड नहीं किया था कि कितने इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ, किस स्पीड से रिवॉल्व करेंगे, इसके बारे में रदरफोर्ड के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो इसलिए रदरफोर्ड के इस एटॉमिक मॉडल को क्या किया गया? डिस्कार्डेड कर दिया गया। तो शॉर्ट कमिंग्स ऑफ Rutherford's एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की क्या कमियां थी? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की क्या शॉर्टकमिंग्स थी? क्या कमियां थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की? ठीक है, तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की जो सबसे बड़ी कमी थी वो यही थी। क्या चीज? इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus, then this circular motion will be accelerated and according to electromagnetic theory of physics, when a charged particles have accelerated circular motion, it radiate एनर्जी, ये एनर्जी को रेडिएट करता है। तो ड्यू टू द radiation of energy, the electrons are much attracted by the protons towards nucleus. Therefore, their revolving path becomes spiral. इनका रिवॉल्विंग पथ क्या हो जाएगा? स्पाइरल हो जाएगा। एंड they come close to nucleus, and one day electron will fall in the nucleus. And the atom will collapse. एटम जो होगा वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। बट दिस इज नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो रदरफोर्ड ने जो बताया वो तो ये कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर पथ पर मूव करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पथ पर रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी रेडिएट करने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता चला जाएगा,
और इसका पथ जो है वो सर्कुलर ना होकर के बल्कि स्पाइरल हो जाएगा और इस स्पाइरल पथ पर मूव करते करते एक दिन इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के काफी नजदीक पहुंच जाएगा और न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिससे एटम जो है वो कोलैप्स हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या चीज कि Rutherford failed to explain the stability of एटम। रदरफोर्ड जो थे वो एटम के अस्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए। एटम अस्थायी होगा या नहीं होगा इसके बारे में रदरफोर्ड का कोई भी आर्गुमेंट नहीं था। रदरफोर्ड जो है वो दूसरी जो चीज आई जो रदरफोर्ड नहीं बता पाए वो क्या चीज थी कि रदरफोर्ड ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि सर्टेन डेफिनेट लाइंस जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिली थी, तो ये सर्टेन डेफिनेट लाइंस जो हैं वो उनके बारे में रदरफोर्ड के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो रदरफोर्ड्स मॉडल also failed to explain the existence of certain definite lines in the hydrogen spectrum। रदरफोर्ड जो थे वो ये नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो ये लाइनें बनती हैं ये क्यों बनती हैं, क्या कारण है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इतनी सारी लाइनें बनती हैं। इस चीज के बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल की शॉर्ट कमिंग्स, जिस चीज को रदरफोर्ड नहीं बता पाए। फटाफट नोट करिए इसको। मिटा लें। अभी हम लोग बात करेंगे किस चीज की, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की तो डिस्कवरी हो गई थी और रदरफोर्ड ने अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें न्यूक्लियस के अंदर क्या किया, न्यूक्लियस के अंदर केवल प्रोटॉनों के प्लेस के बारे में बताया, क्योंकि तब तक जो है वो न्यूट्रॉनों की खोज नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन तब तक डिस्कवर नहीं हुए थे। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया किसने, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने। और न्यूट्रॉनों की जो डिस्कवरी थी वो कब हुई, 1932 में। 1932 में न्यूट्रॉनों को डिस्कवर किया गया। तो कैसे न्यूट्रॉनों की डिस्कवरी हुई और क्यों हुई, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉनों की डिस्कवरी के पीछे किस चीज की बात आती है, क्या कहानी है न्यूट्रॉनों के डिस्कवरी की। तो जब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल ऑलरेडी आ चुका था पहले ही, तो लोगों ने एटॉमिक मॉस कैलकुलेट करने की कोशिश की। एटॉमिक मॉस की जब बात आई तो देखा गया कि किसी भी एटम का जो मॉस है वो किसके अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग वो न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रलाइज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एटम का एटॉमिक मॉस जो होगा वो न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित पार्टिकल्स के मॉस के बराबर होना चाहिए, ऐसा माना जाना चाहिए, ऐसा माना गया। और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा था कि ऑल मॉस ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो सभी मॉस जो है एटम का, जो टोटल मॉस है, जो होल मॉस है एटम का, वो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होता है और न्यूक्लियस के अंदर केवल प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो केवल प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं, इसका मतलब जो प्रोटॉनों का मॉस होगा वही एटॉमिक मॉस होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का मॉस तो इतना कम है कि उनको हम लोग नेग्लेक्टेबल मान लेते हैं, और वो मॉस अगर जुड़ भी जाए तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए कार्बन एटम को देखा गया। कार्बन एटम हैविंग 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। तो अभी कार्बन का जो मॉस है, मॉस ऑफ कार्बन
that should be equal to the mass of 6 proton present in nucleus। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि मास ऑफ कार्बन जो देखा गया वो 12 यूनिट था। अगर एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट मास मान ले तो इस हिसाब से तो केवल 6 यूनिट मास हो रहा है कार्बन के एटम का, लेकिन कार्बन के एटम का जो एग्जैक्ट मास था वो 12 यूनिट था। तो बाकी के 6 यूनिट कहां से आए? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉनों का मास कैसा है? निगलेबल है, तो इनको तो कैलकुलेट किया नहीं जाएगा, इनका कैलकुलेशन होगा नहीं। तो फिर ये 12 यूनिट मास कहां से आया, इस बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं था। 6 यूनिट मास जो है वो प्रोटॉन शो कर रहे हैं जो न्यूक्लियस के अंदर है, तो बाकी के 6 यूनिट मास कहां से आए कि कार्बन का जो टोटल मास था वो 12 यूनिट हो गया? ऐसा क्यों हुआ? तो अभी इस तरफ ध्यान गया जेम्स चैडविक का, और चैडविक ने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर डेफिनेटली कोई एक और पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, लेकिन मास जो होगा उसका वो इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन होगा, और उसी की वजह से जो ये संख्या 12 की है वो आ रही है। तो अभी जेम्स चैडविक ने इस डायरेक्शन में जो है वो अपना डिस्कवर करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट शुरू किया, और उन्होंने किया क्या? उन्होंने 1932 में उन्होंने एक पतली सी बेरिलियम की फाइल ली, और इस बेरिलियम की फाइल पर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराया। अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट जब बेरिलियम की फाइल पे हुआ तो एक कार्बन का एटम बना और एक ऐसा पार्टिकल बना जिसका मास प्रोटॉनों के मास के बराबर था, लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। तो चूंकि चार्ज नहीं था इसलिए उसको न्यूट्रल कहेंगे, और इसी से इसका नाम पड़ा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉनों की डिस्कवरी हुई 1932 में। किसने किया? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने क्या किया कि neutrons were discovered in 1932 by James Chadwick. Chadwick bombarded on beryllium-5 by fast moving alpha particles. तो क्या रिएक्शन हुआ? देखो, बेरिलियम की जो फाइल थी इस पे फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल से क्या किया? बम्बार्डमेंट कराया। बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है बेरिलियम का? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 2, 4 एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास कितना होगा? 9। अब इन्होंने जब फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराया तो बना क्या? C6 और 12, और निकला क्या? 0 and 1. This is the particle having mass equal to the mass of proton, but do not have any charge. इसके ऊपर जो है वो मास जो था वो प्रोटॉनों के मास के बराबर था, लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं था। तो इसी को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन नाम दिया गया। इसी को क्या कहा गया? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉनों का मास जो होता है वो प्रोटॉनों के मास के इक्वल होता है, लेकिन न्यूट्रॉनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, और कोई चार्ज ना होने के कारण इसको क्या कहेंगे? न्यूट्रल। क्या कहते हैं? न्यूट्रल। तो फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट क्या चीज कि a neutron is
A neutron is a subatomic particle. Subatomic particle carrying no charge. Carrying no charge. जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है. And having mass. Having mass equal to. Having mass 1.675 into 10 to the power minus 27 kilogram, which is almost equal to the mass of proton. जो प्रोटॉनों के मास के बराबर होता है. तो अब क्या चीज क्लियर हो गई कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और कंबाइनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिसाइड द मास ऑफ एन एटम. यही एटम के मास को डिसाइड करते हैं. तो इसका मतलब हुआ कि इन एन एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एक एटम में देयर इज 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन. तो एटॉमिक मास जो हुआ कार्बन का, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस का मास कितना होगा? 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन. तो अगर एक प्रोटॉन का मास एक यूनिट माना जाता है तो 6 into 1 plus 6 into 1 दैट इज 6 plus 6 इक्वल टू कितना? 12 यूनिट. और यही कार्बन का मास आ रहा था 12 यूनिट. तो इस तरह से किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो उसके न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की मास के सम के बराबर होता है. और इसी को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स. कंबाइनली हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन्स. इट मींस कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स. एटॉमिक मास जो होता है वो न्यूक्लियॉन्स के मास के बराबर होता है. और न्यूक्लियॉन्स किसे कहेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों के मास को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स. इन दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं. अब आइए हम लोग जानेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में. एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में. तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है? तो देखो, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है. लेकिन किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का सम होता है उसको हम लोग मास नंबर कहते हैं. प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के सम को हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं. नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स is known as mass number and number of proton in nucleus of an atom is known as atomic number. तो atomic number क्या होगा? कि number of atomic number that is equal to क्या? कि number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number. इसी को क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर कहेंगे. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर Z. एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in nucleus. Number of protons present in nucleus, that is known as atomic number. और atomic mass किसे कहते हैं? atomic mass क्या होता है? atomic mass किसे कहेंगे? कि total number, sorry, mass number किसे कहेंगे? mass number total number of nucleons in the nucleus of an atom
एटम के न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, total number of neutron and proton is known as मॉस नंबर। इसी को क्या कहेंगे? मॉस नंबर। जो टोटल नंबर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉस नंबर कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर ए। तो मॉस नंबर A, that is equal to number of proton plus number of neutrons। ठीक है, तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो सम होगा that is known as न्यूक्लियॉन्स, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इस चीज को याद रखिएगा। अब किसी भी एटम को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, अगर कोई भी एटम का सिंबल X है और यहाँ पे हमने लिखा A, यहाँ पे क्या लिखा B, तो B रिप्रेजेंट्स द मॉस नंबर। B किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मॉस नंबर को। जबकि A जो होगा वो रिप्रेजेंट करता है किसको? एटॉमिक नंबर को। A जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और B किसको रिप्रेजेंट करता है? A जो है वो एटॉमिक नंबर को और B मॉस नंबर को। अब अगर सवाल कहा जाए कि ये मॉस नंबर आपने बताया, एटॉमिक मॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मॉस ऑफ वन प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मॉस ऑफ वन न्यूट्रॉन, तो इनका जो सम आएगा दैट इज नोन एज एटॉमिक मॉस। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इन फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी एटम के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए फॉर ए न्यूट्रल एटम, एक न्यूट्रल एटम के लिए क्या होता है? किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये किसके बराबर हो जाता है? एटॉमिक नंबर के। तो अब अगर मॉस नंबर हम लोग देखें तो हम लोगों ने मॉस नंबर में क्या निकाला था कि मॉस नंबर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन दोनों का सम जो होगा वो मॉस नंबर के बराबर हो जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो मॉस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर या मॉस नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। अगर न्यूट्रल एटम के लिए आपके पास एटॉमिक नंबर है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करनी है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा वही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी न्यूट्रल एटम के लिए। लेकिन अगर चार्ज्ड एटम है यानी आयन से, चाहे वो कैटायन हो या फिर एनायन, तो ये देखना पड़ेगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे वो माइनस हो जाएंगे टोटल में से। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना 11, एटॉमिक मास कितना 23। अब अगर इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है, तो फटाफट हम बता सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे? जितना इसका एटॉमिक नंबर है, तो 11। प्रोटॉन कितने के बराबर होंगे? जितना इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर है, तो 11। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? जो मॉस नंबर है माइनस एटॉमिक नंबर, तो 23 माइनस कितना 11 इक्वल टू कितना 12। लेकिन सपोज करो कि ये सोडियम आयन है, तो प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो तो 11 होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 11 माइनस 1 इक्वल टू कितना 10, क्योंकि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज तभी आया जब इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी और न्यूट्रॉनों की संख्या ये 12 ही रहेगी। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग कैल्शियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 20 और मॉस नंबर जो है वो 40 होता है, तो 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, 20 प्रोटॉन होंगे और 20 ही क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। लेकिन अगर कैल्शियम +2 है तो
तो केवल 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 20 प्रोटॉन होंगे और 20 न्यूट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कम या ज्यादा हो सकती है अगर एटम जो है वो न्यूट्रल नहीं है। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो इन सारी चीजों को आप लोग नोट करिए और इनको प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनों के नेचर के बारे में कि इलेक्ट्रॉनों का नेचर कैसा होता है, जिसमें सबसे पहली चीज आएगी किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, जो रेडिएशन इमिटेड होते हैं या एब्जॉर्ब किए जाते हैं किसी भी पार्टिकल्स के द्वारा, तो उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। ये रेडिएशंस कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रॉनों के वेव नेचर के बारे में बात करेंगे, देखेंगे वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉनों की जो वेव की प्रॉपर्टीज से मैच करती हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इन सारी चीजों को प्रिपेयर करिए।